कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव का निधन। लंबे समय से दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा था इलाज। 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में एक ट्रक ने 6 लोगों को कुचला। हादसे में 4 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वहीं आंध्र प्रदेश के चित्तूर की एक फैक्ट्री में भीषण आग में 3 लोगों की मौत। सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी जारी रहेगी सुनवाई के पहले दिन कर्नाटक सरकार के वकील ने कहा, यह कहना गलत होगा कि सिर्फ हिजाब पर लगाया गया है प्रतिबंध। दूसरे समुदाय के छात्रों को भी यूनिफॉर्म से हटकर धार्मिक परिधान पहनने की इजाजत नहीं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यूएनजीए में की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दिया संदेश पूरी तरह सही। मोदी ने कहा था, ये वक्त युद्ध का नहीं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। भारत के गेंदबाज अपने बल्लेबाजों के बनाए 208 रनों के विशाल स्कोर को बचाने में भी रहे नाकामयाब। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बहुत ही दुखद खबर है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का महज 58 साल की उम्र में आज सुबह 10:20 पर एम्स अस्पताल में निधन हो गया। कॉमेडियन के स्वास्थ्य में बीच में सुधार भी देखने को मिला था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत में सुधार नहीं हो पा रहा था। जब से राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था, तभी से वो बेहोश थे। सीने में दर्द और जिम में वर्कआउट के दौरान गिरने के बाद उन्हें 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव पिछले 41 दिनों से वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। 10 अगस्त को बेहोश होने के बाद से ही उन्हें होश नहीं आया था। हमारे साथ हमारे सहयोगी नितेंद्र सिंह इस वक्त लगातार बने हुए हैं। नितेंद्र, जब मैं इस खबर को पढ़ रहा हूँ, मेरी आंखें, मेरा मन, मेरा हृदय सब द्रवित है। और मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों चाहने वालों के आज मन द्रवित होगा, क्योंकि एक मशहूर कॉमेडियन जो कि हर किसी के दिल के बहुत ही करीब था, वो अब हमारे बीच नहीं रहा। एम्स से ये खबर आई आज सुबह 10:20 पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या अपडेट? निश्चित तौर पे अब से कुछ देर पहले ही 10:20 पर एम्स में उनका निधन हुआ और डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुई थी। जब 10 अगस्त को उनको भर्ती कराया गया था, जब वो एक जिम में ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहे थे, तो उसी समय उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और उनको एम्स इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। और फिर बाद में उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया है, जहाँ एक डॉक्टरों की टीम बनाई गई। और उन डॉक्टरों की टीम ने कोशिश की कि किसी तरीके से इनकी जान को बचाया जा सके, क्योंकि बाद में वेंटिलेटर पर भी ये चले गए, क्योंकि जो ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई में रुकावट आई थी, जिसकी वजह से उनको होश नहीं आ रहा था। और बहुत तमाम प्रयास के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका और आज उनका निधन हुआ। निश्चित तौर से ये हम सब के लिए बड़ा दुखद क्षण है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से उनको देखा है, उनके कॉमेडी शो को देखा है और लाखों करोड़ों फैन भी पिछले 42 दिनों में उनके लिए दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। उनके जितने भी दोस्त, सहयोगी, जो हास्य कलाकार थे, वो भी लगातार ट्वीट के जरिए या वो एम्स में भी आकर के परिवार के साथ हालचाल लेते थे और उनके लिए दुआ करते थे। तमाम कोशिश के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और ये हम सब के लिए, और कॉमेडी के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अपूर्णीय क्षति है। बिल्कुल, लेकिन वही सवाल नितेंद्र की, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पोस्ट कोरोना इस तरह की खबरें न सिर्फ राजू श्रीवास्तव के साथ बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह से उनकी मृत्यु हुई। इसको क्या हम लिंक करना उचित समझें कि जिस तरह से पोस्ट कोविड के बाद से हार्ट अटैक के मामलों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं?
देखिए, सीधे तौर पे लिंक करना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये एस्टेब्लिश अभी तक नहीं हुआ है और इसमें तो डॉक्टर ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है, उनको हार्ट की पहले भी प्रॉब्लम थी और जब वो उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो उनकी जब जांच हुई थी तो जो एक तरह से ब्लॉकेज उनका काफी ज्यादा था, 100% ब्लॉकेज था, जिसके वजह से ये उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था। एंजियोग्राफी जब की गई थी तो दिल के बड़े हिस्से में काफी बड़ा ब्लॉकेज था। तो डायरेक्ट हम लिंक नहीं कर पाएंगे अभी, जब तक कि डॉक्टर इसको बेहतर तरीके से न बता पाए। लेकिन एक चीज देखा गया कि पिछले कुछ दिनों में हम देखें कि 4-5 जो सेलिब्रिटी है वो जिम के दौरान या वर्कआउट करने के दौरान कम उम्र में उनका निधन हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये सोचने की बात है कि आखिर क्या वजह है कि जो लोग फिट रहने के लिए काम करते हैं उनको ही दिल का दौरा सडनली पड़ रहा है। तो ये भी एक देखने की बात है। कई बार जो मल्टीपल विटामिन लेते हैं लोग या प्रोटीन एक्स्ट्रा लेते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है और बाकी दूसरे भी और कारण हो सकते हैं। लेकिन ये चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर एक डिबेट और जागरूकता के लिए यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिस तरह से एम्स में बीच बीच में खबरें आती भी रही, नितेंद्र आपने भी इसको लगातार कवर किया, बीच बीच में डॉक्टर्स ने कहा कि चलिए अब होश में आ गए हैं या उन्होंने कुछ बातें कही अपने परिवार वालों को, बीच बीच में ये खबरें आती रहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नहीं रह सके। लेकिन क्या कुछ ऐसा कारण रहा डॉक्टर्स की नज़र में, अगर इसको मैं कहूँ, हार्ट ब्लॉक्स थे, बहुत सारे ब्लॉकेज थे, क्या राजू श्रीवास्तव को इसके पहले की जानकारी नहीं थी, या इस तरह से हमारे आस पड़ोस में या हमारे आम जीवन में क्या हमें बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी होती नहीं है? कैसे एक इस पूरे एपिसोड के बाद हेल्थ को देखने का नज़रिया क्या हमें अब बदलना होगा? जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों का ये कहना था कि जब कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनको एम्स इमरजेंसी में लाया गया और बाद में जब एंजियोग्राफी की गई तो एक दिल के एक बड़े हिस्से में 100% तक ब्लॉकेज था और जब उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन से थी वो टूट गई थी, जिसके वजह से वो कोमा में चले गए थे, एक तरह से बेहोशी के हालत में थे और उसके बाद से उनको बहुत कम ऐसा समय था जब वो होश में आए थे। 1-2 बार ही ऐसा हुआ था, लेकिन ज्यादातर समय वो बेहोशी थे और वेंटिलेटर पे थे। तो ये एक बड़ा चैलेंज था डॉक्टरों के सामने कि कैसे उनको वापस लाया जाए और शरीर जो मेडिसिन वो दे रहे थे उसका रिस्पॉन्स शरीर करे। तो उसको लेकर के करीब 42 दिन तक वही निगरानी में रखा गया था, लेकिन शरीर साथ नहीं दिया और एक तरह से क्या कि जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे थे उसका रिस्पॉन्स बॉडी ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई एक तरह से अवरुद्ध हो गई थी ब्रेन के बीच में। तो ब्रेन एक तरह से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया था बाकी शरीर के हिस्सों से। तो वो एक बड़ा कारण माना जा रहा है और उसके बावजूद भी तमाम प्रयास हुए डॉक्टर की तरफ से, जितने भी एडवांस टेक्नोलॉजी की बात हो या तमाम ऐसी पद्धति की बात हो जो डॉक्टरों ने किया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। जहां तक जागरूकता का सवाल है उसमें निश्चित तौर पे हमें देखना होगा कि जब हम 40 साल से ऊपर होते हैं तो अपने रेगुलर करीब साल में 2 बार हर 6 महीने तक चेकअप कराना जरूरी है कि कितना हमें बैड कोलेस्ट्रॉल है मेरे शरीर में या फिर कितना ब्लॉकेज है हार्ट को लेकर के, या फिर ब्लड प्रेशर, बीपी, हाइपरटेंशन कितना है, बीपी कितना है, इसकी नियमित जांच होनी चाहिए और शुगर लेवल शुगर का जो स्तर है वो किस तरीके से। तो ये जो 4 पैरामीटर्स है इसको लगातार मॉनिटर करने की जरूरत है जब 40 के ऊपर आप होते हैं, और उसमें भी डॉक्टरों की जानकारी में या फिर कितना हमको वर्कआउट करना है जिम में, ये भी एक सलाह लेने की जरूरत है। तभी हम देख सकते हैं कि हम अपने आप को फिट और स्वस्थ रख पाएंगे। हेल्थ से लौटते हैं नितेंद्र, जो कि आप हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी कॉमेडी पे हम जानते हैं कि जब से लोगों के घरों में टीवी आया और उसके बाद से जब कॉमेडी की बात आती है, राजू श्रीवास्तव और खासकर उनका जो कैरेक्टर गजोदर भैया था, हम सभी ने उनके इस कैरेक्टर को देखा, महसूस किया। जीवन की ऐसी कहानियों को वो लेकर आते थे जिनको सामान्यतः हमारा आप इग्नोर करके चलते हैं, और ख़ासकर ये क्वालिटी भी होती है कॉमेडियंस में, उनके इस क्वालिटी को कि सामान्य जन के और अपने आसपास की चीज़ों को बिल्कुल ही नए तरीके से कॉमेडी के अंदाज में प्रस्तुत करना, कैसे देखा जाए? बिल्कुल, आम आदमी की अगर भाषा में हम बात करें तो वो जो आसपास की जो हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है वो उस तरह की जो बात है अपने वो कॉमेडी में लाते थे, तो हम एक तरह से कनेक्ट भी कर पाते थे कि किस तरीके से वो कॉमेडी कर रहे हैं।
तो ये जब भी वो मंच पे आते थे तो आप हम सब अगर टीवी देख रहे हैं तो खिलखिला उठते थे। अभी हाल के दिनों में जब उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ था उससे 2 हफ्ते पहले ही एक कॉमेडी का शो चल रहा था, उसमें वो जज बनकर आए थे। तो मैं उस शो को देख भी रहा था, तो बहुत अच्छा लगता था उनको सुनना। गजोधर का जो कैरेक्टर था, या फिर जब भी वो एक तरह से बारात से रिलेटेड वो कुछ न कुछ निकालते थे, कैसे लोग खाना खाते हैं, बारात में जाते हैं, और किस तरीके से जो फैमिली के लोग हैं वो कैसे खाते हैं, उसको भी वो कॉमेडी के रूप में पेश करते थे। तो वो एक लोगों को अपील करता था, अच्छा लगता था, और काफी बड़ा नाम था कॉमेडी के क्षेत्र में। अगर हम बात करें कि 4-5 जो बड़े नाम थे उसमें उनका सबसे ज्यादा नाम था। तो निश्चित तौर पे ये कॉमेडी के क्षेत्र में भी एक तरह से अपूरणीय क्षति है हम कहेंगे। और उनके जो और नितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि लगातार जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ट्वीट्स जो है वो आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ट्वीट आ गया है, मैं उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। उन्होंने लिखा है कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद ही जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफ़ी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। तो ये ट्वीट राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं और वो उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, और उत्तर प्रदेश से ही राजू श्रीवास्तव, जो कि कानपुर में उनका जन्म हुआ था, वो भी। ये नितेंद्र, चूँकि हमारे साथ बने हुए हैं, हर कोई ये कह रहा है कि वो कलाकार होने के साथ साथ एक जिंदा दिल इंसान भी थे, और सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफ़ी सक्रिय रहते थे। तमाम ऐसी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते थे जिससे कि समाज की भलाई वो कर सकें जितना वो कर सकते थे। और इस वक्त यूपी के सीएम कुछ कह रहे हैं। संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे, हास्य कलाकार, और लगातार हम ये ट्वीट्स भी आपको दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह के। उन्होंने कहा कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी के निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। वे एक मंझे हुए कलाकार होने के साथ साथ एक बेहद ही जिंदा दिल इंसान भी थे। सामाजिक क्षेत्र में भी वो काफ़ी सक्रिय रहते थे। उनके शोकाकुल परिवार एवं प्रशंसकों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति। तो आज का दिन खासकर जो हास्य को पसंद करने वाले लोग हैं, जो कला को पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए बहुत ही आज दुखद दिन, क्योंकि एक हास्य कलाकार, हम सभी को हंसाने वाला व्यक्ति आज हम सभी को इस वक्त रुला रहा है, और रुलाते हुए इस वक्त वो हमसे अब विदा ले चुके हैं। आज सुबह ही 10:20 पर यह खबर आई कि मशहूर कॉमेडियन हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे, और 10 अगस्त को, बीते महीने 10 अगस्त को दिल का दौरा उनको पड़ा था, और उसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। महज 58 साल की उम्र थी उनकी, और जब वो दिल्ली में एक जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे तभी उनको ये हार्ट अटैक आया था। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट्स दे रहे हैं। उनका जन्म, और सपा नेता अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये वो सुनाते हैं। बहुत ही साधारण व्यक्तित्व और ज़मीनी चीज़ों को पहचानना और समझना, और कई बार ऐसी बातें जो बिल्कुल ज़मीनी हैं वो अपने टैलेंट के सहारे लोगों तक पहुंचा देते थे। हमें दुख है ऐसे व्यक्ति को जिसने अपना नाम रोशन किया, यश भारती से सम्मानित रहे। ऐसे लोग कभी कभी हमारे बीच में आते हैं। हर कोई अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हर किसी को दुख है, क्योंकि जिस सहजता से, जिस सरल अंदाज में वो अपनी बातों को रखते थे और कॉमेडी के ज़रिए प्रस्तुत करते थे, और ख़ासकर जैसे कि हमने कहा कि वो ऐसे विषयों को लाते थे जो कि हमारे आसपास हैं। आप सड़कों पे जा रहे हैं, गायें अगर बैठी हैं सड़कों पे, उससे भी वो हास्य निकाल कर ले आते थे। आप अगर किसी बारात में गए हैं, बारातियों से जुड़े जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जिसको कि आप सामान्यतः इग्नोर करते हैं, लेकिन उसमें भी हास्य हो सकता है नितेंद्र, इन छोटी छोटी बातों की। देखिए, और वही बात अखिलेश यादव, तमाम लोग कह रहे हैं कि सामान्य जीवन में जो चीज़ें हम लोग करते रहते हैं और सामान्यतः जिन चीज़ों को हम समझते हैं कि इसमें क्या है, इसमें कोई रस नहीं हो सकता है, उन चीज़ों से हास्य रस को निकाल कर लाना
और लोगों के सामने प्रस्तुत करना। लोगों ने बहुत जमकर उनकी हौसला अफजाई की, वो स्टार भी रहे, जो बहुत सारे शोज़ आए, और इस सब के बाद अब वो हमारे बीच नहीं, हम सभी को रुलाकर अब वो हम सभी विदा ले चुके हैं। बिल्कुल, अगर हम देखें कि आम आदमी और रोजमर्रा की जो छोटी छोटी घटनाओं से वो व्यंग सुनाते थे, वो सुनने लायक होता था और गुदगुदाता भी था। और 2014 के बाद जब स्वच्छता की बात आई थी तो उनको एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनने के लिए नामित किया था। तो वो स्वच्छता के एम्बेसडर भी थे। जगह जगह जब वो कॉमेडी करते थे तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या करना चाहिए, अपने आसपास के जो वातावरण है, जो जहाँ रहते हैं आप, वहाँ पे स्वच्छता को लेकर के हमेशा जागरूकता फैलाया करते थे। साथ ही साथ उन्होंने फिल्मों में काम किया, कई फिल्म है जिनमें उन्होंने काम किया था, जिसमें मैंने प्यार किया, तेजाब, बाजीगर जैसे फिल्मों में उन्होंने काम किया था। उसके अलावा आप हम जानते हैं कि शक्तिमान, बिग बॉस। नितेंद्र, हम रोकना चाहेंगे, जेपी नड्डा भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने भी ट्वीट किया है। आप हमारे साथ बने रहिए। नितेंद्र, उन्होंने ट्वीट किया है कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार सुनकर निःशब्द हूं। राजू श्रीवास्तव जी ने हास्य कला की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों एवं प्रशंसकों के साथ है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ये इन्होंने लिखा है जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं। सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार श्री राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार सुनकर निःशब्द हूं। और ये न सिर्फ इनकी दिल की बात है, बल्कि आज उनके करोड़ों चाहने वाले वाकई निःशब्द हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरह से इसको लेकर प्रतिक्रिया दें, समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहें इस समाचार को सुनने के बाद से। राजू श्रीवास्तव जी ने हास्य कला की दुनिया में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों एवं प्रशंसकों के साथ हैं। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो लगातार ट्वीट्स के जरिए जो शोक संवेदनाएं हैं वो प्रकट किए जा रहे हैं। और नितेंद्र, दूसरी ये भी बात आ जाती है कि देखिए, अब राजू श्रीवास्तव और उस कॉमेडी के शो के बाद से अब बहुत सारे चैनलों पे कॉमेडी के शोज आते हैं, लेकिन जो कॉमेडी की एक मर्यादा होती है कि आप उन सीमाओं के अंदर रहते हुए लोगों को हंसा सके, गुदगुदा सकें, इसकी शुरुआत, इसका श्रेय पूर्णतया 100% राजू श्रीवास्तव को जाता है, क्योंकि आजकल उसमें भी अब जो है वो गिरावट आती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, कॉमेडी को उन्होंने एक नई ऊंचाई दी थी। अगर हम बात करें कि अगर फिल्मों में हम जैसे कॉमेडी देखते थे तो उसमें असरानी हुए, जगदीप हुए, तो ये जो कलाकार थे उनको तो हम जरूर देखते थे। लेकिन जब स्टेज शो हुआ जिसमें ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इनकी जो प्रतिभा को लोगों ने देखा, घर घर तक वो पहुंचे टीवी के माध्यम से, उसके बाद तो वो हर किसी के जुबान पे थे, हर किसी के एक तरह से अपना कलाकार लोग मानते थे और कॉमेडी को एक नई ऊंचाई पर ले गए थे। और जब भी वो स्टेज पे आते थे तो आपको देख के ही आपको हंसी आ जाती थी कि चलो राजू श्रीवास्तव आ गए, अब कुछ आपको अच्छा गुदगुदाते हुए कुछ सुनाएंगे। तो ये जो छवि थी और जिस तरीके से हास्य को एक लेवल पे ले गए थे वो बड़ा ही दुर्लभ था। और असीम, ये भी एक बड़ी बात है कि जब आप उनको देखते थे तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नितेंद्र, एक बार फिर से आपको रोकना चाहेंगे नितेंद्र, चूंकि लगातार ट्वीट्स के जरिए लोग अपनी बातें कह रहे हैं। नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी ट्वीट आ गया है। एंग्विश टू हियर अबाउट द डिमाइस ऑफ कॉमेडी लेजेंड राजू श्रीवास्तव जी, an entertainer par excellence. His mannerism and observational comedy truly mirrored the daily life of us Indians. My condolences to his family members. ओम शांति। जो जिस बात का जिक्र हम लगातार कह रहे हैं कि वो हमारे आपकी डेली लाइफ, जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, उसमें से वो कॉमेडी को निकाल कर बाहर लाते थे और फिर हम सभी के सामने प्रस्तुत करते थे। नितिन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, वही मैं कह रहा था कि जब ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज हो या फिर जो शक्तिमान हो या बिग बॉस 3 में जिस तरीके से कैरेक्टर के जरिए वो घर घर में एक तरह से लोकप्रिय हुए। और एक बात मैं कहना चाह रहा था कि उनको देख के ये नहीं लग रहा था कि उनकी उम्र 58 साल की होगी। जब वो एडमिट हुए तब हमने भी देखा कि उनकी उम्र 58 साल है और ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस तरीके से छरहरा बदन था उनका और जिस तरीका से चेहरा था तो लगता ही नहीं था कि इतनी उम्र 58 साल की उम्र के होंगे। ऐसा लगता था कि 40 के आसपास इनको एज होगी। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि अपने बॉडी को भी मेंटेन किए हुए थे और चूंकि वो
समाज से भी जुड़े हुए थे, राजनीति से भी जुड़े हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे, हास्य जगत से भी जुड़े हुए थे। एक व्यक्ति का इतना बड़ा दायरा निश्चित तौर पे ये प्रेरणादायक भी था और इतने सारे काम वो करते थे मल्टी लेवल पे। ये भी एक निश्चित तौर पे एक अनुकरणीय है उनके बिल्कुल बिल्कुल नितिन, बने रहे हमारे साथ। और एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर उन्होंने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जीवन भर अपनी पीड़ा को दबाते हुए बिना किसी भेदभाव के वे सभी का मनोरंजन करते रहे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। और इस वक्त मनोज तिवारी, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखने वाला राजू श्रीवास्तव भैया नहीं रहा। मुझे पता है ये समाचार देश में बहुत लोगों को व्यथित करेगा, मगर हम सभी जानते हैं काफी दिनों से वो अस्पताल में जीवन और मौत से जूझ रहे थे। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन हम उन्हें बचाने में असफल रहे। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि राजू भाई को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके जितने चहेते हैं उन सभी लोगों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दें। राजू श्रीवास्तव भाई वैसे तो कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाते रहे, लेकिन मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं साथियों। राजू भाई से हमारा संबंध लगभग 20 वर्षों का संबंध है। पहली बार अमिताभ बच्चन जी के साथ हम उनको मिले थे और अमिताभ बच्चन जी हो या फिर देश के बड़े बड़े कलाकार, वो सभी लोग राजू श्रीवास्तव जी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत सम्मान था। और राजू श्रीवास्तव लोगों के दिलों में समाना जानते थे। कॉमेडी करने वाला एक शख्सियत कितना गंभीर है कि उनकी पीछे कई घटनाओं से आपको पता चलेगा। वो उत्तर प्रदेश में उनको पीछे यूपी फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। इस रूप में भी उन्होंने बहुत सेवा करी है और एक कॉमेडियन होते हुए भी उनकी जो स्टार वैल्यू थी बहुत बड़ी थी। जब जब देश में कॉमेडी की बात आएगी तो सबसे ऊपर नाम राजू श्रीवास्तव जी का लिखा जाएगा। जो कुछ लोग हैं उनमें वो शामिल है। मैं बहुत व्यथित मन से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राजू श्रीवास्तव भैया के परिवार को, उनके सभी चाहने वालों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। तो आप अभी सुन रहे थे, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का एक विशिष्ट अंदाज था। उन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा से सभी को प्रभावित किया। उनका निधन कला जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। तो लगातार आज पूरे देश में, खासकर कला जगत में, आज एक मायूसी भरा दिन, मायूसी भरा समय। हर कोई दुखी है, हर कोई व्यथित है। अपने चहेते कलाकार, अपने चहेते कॉमेडी के सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव की मृत्यु से, इस दुखद समाचार से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वो उनको दिल का दौरा पड़ा था। 10 अगस्त को वो दिल्ली में ही थे और दिल्ली में एक जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद से अब आज वो हमारे बीच नहीं रहे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि सैडन टू हियर द न्यूज़ ऑफ द अनटाइमली डिमाइस ऑफ आइकॉनिक कॉमिक आर्टिस्ट राजू श्रीवास्तव। ही हैड एंथ्रिल्ड द एंटायर नेशन विद हिज कॉमेडी एंड वंडरफुल वर्क्स। माई डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेस टू हिज फैमिली एंड फैंस। ओम शांति। तो लगातार देखिए, सभी लोग जो आज प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं बहुत आहत, बहुत दुखी, क्योंकि राजू श्रीवास्तव की कॉमेडी गजोदर भैया के तौर पर
जो उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हर कोई जैसे वो मंच पर आते थे, गजोदर भैया के तौर पर लोग उनके आने से ही लोग खुश हो जाते थे, उनकी कॉमेडी तो बाद में, लेकिन जैसे वो स्टेज पे आते थे वो और आने के स्टाइल, उनके बॉडी लैंग्वेज से ही लोग इतने हंसी और खुश हो जाते थे कि पूछिए मत। लेकिन आज अब वो हमारे बीच नहीं रहे। महज 58 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। आज सुबह 10:20 पर उन्होंने आखिरी सांस ली दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनाते हैं आपको। बिना किसी भेदभाव के सबका मनोरंजन करते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं प्रदेशवासियों की ओर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें सद्गति प्रदान करे, यही प्रार्थना करता हूं। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। उन्होंने भी अपने शोक संवेदनाएं प्रकट की और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से राजू श्रीवास्तव, उनका जन्म कानपुर में हुआ था, 25 दिसंबर को हुआ था। और बहुत से लोग कम ही जानते होंगे कि उनका बचपन का नाम क्या था। उनके बचपन का नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव के नाम से वो फेमस हुए, लेकिन उनका नाम सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था। और ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही वो मिमिक्री किया करते थे और उनको बहुत शौक़ था मिमिक्री करने का, कॉमेडी का बहुत शौक़ था। और जो एक नई पहचान उन्हें मिली वो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, जो एक प्रोग्राम आया करता था, उस प्रोग्राम से राजू श्रीवास्तव को उनको एक पहचान मिली। और इसी शो से मिली सफलता के बाद वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और आज उनका अब दुखद निधन हो गया है। एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. तो हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। आज सुबह 10:20 पर उन्होंने एम्स अस्पताल, जो कि दिल्ली में एम्स है, उसमें उन्होंने वो आखिरी सांसें ली। और जैसा कि हमने बताया कि बीते कुछ दिनों पहले जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान, कसरत करने के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद से उन्हें दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज ये खबर आई कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मशहूर कॉमेडियन, जैसा कि हम उनके लगातार उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं, हमने देखा है किस तरह से वो छोटी छोटी चीज़ों से कॉमेडी को ढूंढ कर लाते थे और सबके सामने उनको रखते थे। लोग बहुत ही बेसब्री से उनके तमाम कॉमेडी का और टीवी चैनलों पे जो प्रोग्राम्स आते थे उनका इंतज़ार किया करते थे। आज हम सभी को हंसाने वाला, आज हम सभी को इस वक्त रुला रहा है। हम सभी द्रवित हैं, नम आंखें हैं और हर कोई अपने अपने तरीके से आज राजू श्रीवास्तव को याद कर रहा है। हमने देखा किस तरह से लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और चाहे वो नेता, अभिनेता, तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो आज इस घड़ी में हर कोई दुखद है, उनका मन दुख से भरा हुआ है और हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है किस तरह से वो अपने हंसी ठिठोली के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान को हंसाने का काम किया करते थे। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि उनके जीवन के बारे में और हम इस खबर पर आएंगे आगे भी, लेकिन दूसरी अहम खबरों पर नज़र डालें तो देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा सड़क हादसा आज हुआ है। सीमापुरी इलाके में एक ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया। दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। एक को अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया और एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।
ट्रक का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा बीती रात करीब 1:45 बजे हुआ। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठ गया। हादसा कैसे हुआ फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के लिए गए 42 पर्यटक खराब मौसम के कारण फंस गए थे। एसडीआरएफ ने राहत और बचाव का अभियान चलाकर सभी फंसे हुए यात्रियों को बचा लिया। बिहार के सासाराम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मालगाड़ी के 20 डब्बे पटरी से उतर गए। यह हादसा दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन के कुम्हू स्टेशन के पास हुआ। हादसे के चलते कई गया हावड़ा रूट की ट्रेनें प्रभावित हो गई हैं। रेलकर्मी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। इस हादसे में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हादसे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि डिब्बे के पार्ट्स और पुर्जे जो हैं वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कर्नाटक हिजाब मामले में आज भी सुनवाई जारी रखेगा। कल याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पूरी कर ली गईं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। कर्नाटक सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 2021 से पहले कोई मुस्लिम लड़की हिजाब नहीं पहन रही थी और ना ही ऐसा कोई सवाल उठा। ये कहना गलत होगा कि सरकार ने सिर्फ हिजाब बैन किया है, दूसरे समुदाय के लोगों को भी भगवा गमछा पहनने से रोका गया है। ईरान में हिजाब को लेकर भी विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गया है। राजधानी तेहरान समेत देश के कई शहरों में लोगों ने कल हिजाब को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और नारे लगाए। दरअसल कुछ दिनों पहले हिजाब नियमों का पालन नहीं करने पर 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी को तेहरान से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पुलिस द्वारा पीटने पर हिरासत में ही उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा भरा हुआ है और महिलाएं अपने बालों को काटकर और हिजाब को जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मुंबई की एक विशेष अदालत ने अमरावती में एक दवा व्यापारी की हत्या के मामले में एनआईए को जांच पूरी करने के लिए 90 दिन और देने की मांग को मंजूरी दे दी है। अदालत में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय मांगा था। इस मामले में अभी तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 21 जून को अमरावती में फार्मासिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में एनआईए ने बीते दिनों वांछित आरोपी शहीम अहमद फिरोज अहमद की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। अहमद 2 महीने से फरार चल रहा है। दिल्ली से बिहार जा रहे जदयू एमएलसी दिनेश सिंह से पटना एयरपोर्ट पर आयकर विभाग की टीम ने लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। खबरों के मुताबिक जदयू एमएलसी दिनेश सिंह को पटना एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में कैश के साथ पकड़ा गया था। एमएलसी दिनेश सिंह गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। मंगलवार की शाम दिनेश सिंह पटना लौटे थे। पकड़े जाने के बाद आयकर विभाग की टीम ने करीब 3 घंटे तक दिनेश सिंह से पूछताछ की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। भाजपा अध्यक्ष आज सुबह 10 बजे प्रदेश गांधीनगर स्थित भाजपा कार्यालय श्री कमरम में प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों और प्रदेश भाजपा के मोर्चा अध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक की। इसके बाद वो प्रदेश भाजपा कार्यालय में ही गुजरात से भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1:30 बजे जेपी नड्डा अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर समिट को भी संबोधित करेंगे। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों पर नजर डालें तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 4,510 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,640 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.71% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.80% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.33%
दर्ज की गई। टीकाकरण की बात की जाए तो देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 216.95 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 12 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और समीक्षा की जा रही है। और यहां रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। न्यूयॉर्क में चल रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने UNGA के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र में कहा कि PM मोदी ने समरकंद में सही कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, पश्चिम से बदला लेने या पूरब के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि PM मोदी ने कहा था कि ये हमारे जैसे संप्रभु राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का स्वागत किया जिसमें PM ने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। जेक सुलिवन ने कहा कि PM मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह से सही था और अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। What Prime Minister Modi said, a statement of principle on behalf of what he believes is right and just, was very much welcomed by the United States and for the Indian leadership, which has long-standing relationships in Moscow from the very top all the way through the Russian government, to continue to reinforce that message that now is the time for war to end. And the way this war should end is for Russia to abide by the basic terms of the UN Charter and to return the territories that it has seized by force. This is a message that every country, however they feel about Russia, Ukraine, the United States, everyone should be able to center around this basic proposition. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की। उन्होंने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क में एक उच्च स्तरीय क्रॉस रीजनल ग्रुपिंग की मेजबानी करने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात का धन्यवाद। यूक्रेन में संघर्ष और ग्लोबल साउथ के लिए इसके आशय पर केंद्रित चर्चाएं हुई और इस चुनौतीपूर्ण समय में G20 के महत्व पर भी बातचीत हुई। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र के इतर दुनिया भर के शीर्ष नेताओं के साथ बैठकों का दौर जारी रखा। डॉक्टर जयशंकर ने तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुसोग्लू से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संघर्ष, खाद्य सुरक्षा, G20 प्रक्रियाएं जैसे कई अहम मुद्दों पर विस्तृत रूप से बातचीत की। और इससे पहले उन्होंने अपने लीबियाई समकक्ष डॉक्टर नजला एलमंग्रोश से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने लीबिया में उभरती स्थिति पर अपनी लीबियाई समकक्ष के दृष्टिकोण की सराहना की। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने मित्र ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शॉलेनबर्ग से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच सहयोग के विस्तार पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने निकारागुआ के अपने समकक्ष डेनिस मोंकांडा से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने वैश्विक स्थिति और इसके बहुपक्षीय प्रभावों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कोमोरोस के राष्ट्रपति अजाली असोमानी से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री ने कोविड और डेंगू से निपटने के में भारत की सफलता को लेकर राष्ट्रपति
असौमानी की सराहना का स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा पर मिलकर काम करने पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर जयशंकर ने घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो एडो से मुलाकात की और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दोनों देशों के बीच जारी सहयोग पर विस्तार से चर्चा की, विशेष रूप से आतंकवाद पर। विदेश मंत्री ने विकास साझेदारी की उपलब्धियों की भी सराहना की। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अमेरिका की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज से 23 सितंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग में आयोजित हो रहे वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा कार्य मंच यानी ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त भारतीय मंत्रिस्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। ये कार्यक्रम स्वच्छ ऊर्जा नवाचार और उनके प्रयोग में तेजी लाने के लिए 30 से अधिक देशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नव प्रवर्तनकर्ताओं, युवा पेशेवरों सहित दुनिया भर के हजारों स्वच्छ ऊर्जा नेताओं को एक मंच पर लेकर आएगा। इस दौरान स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए जैव रिफाइनरियों, सतत विमानन ईंधन, सामग्री त्वरित प्लेटफॉर्म, बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी, कार्बन कैप्चर, हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में भारत अहम प्रयासों को उजागर करेगा। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर सिंह प्रख्यात शिक्षाविदों के साथ साथ भारतवंशियों के साथ भी बातचीत करेंगे। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह कल शाम न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आज से 22 सितंबर तक जिबूती का आधिकारिक दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती के प्रधानमंत्री अब्दुल कादर कामिल मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। वे मुरलीधरन जिबूती के विदेश मंत्री महमूद अली यूसुफ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ पारस्परिक हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। अपने दौरे के दौरान विदेश राज्य मंत्री जिबूती में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार उनके इस यात्रा के दौरान भारत और जिबूती के बीच राजनयिक एवं आधिकारिक सेवा पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा छूट देने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत और जिबूती के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को शह देने को लेकर चीन एक बार फिर बेनकाब हो गया है। चीन ने 26 से 11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड लश्कर आतंकी साजिद मीर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के संयुक्त प्रस्ताव को वीटो करने के अपने फैसले का बचाव किया है। समरकंद में चीन ने आतंकवाद का विरोध किया, लेकिन सुरक्षा परिषद में उसने साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। इससे आतंकवाद पर चीन की कथनी और करनी को लेकर इस तरह का बड़ा अंतर लगातार दिखता रहा है। 2 महीने पहले ही चीन की वजह से ही यूएनएससी में जैश के आतंकी रऊफ अजहर पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी गिर गया था। चीन ने पिछले 5-6 वर्षों के दौरान पाकिस्तान में शरण लेने वाले आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचाने में हर संभव मदद की है। पहले जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर को और उसके बाद लश्कर के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को बचाता रहा है। और अमेरिका के शिकागो की एक आवासीय इमारत में जोरदार धमाका हुआ है। इस धमाके में 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं, जबकि 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना साउथ ऑस्टिन में 36 इकाई वाले अपार्टमेंट में हुई है। शिकागो अग्निशमन विभाग के मुताबिक मौके पर कम से कम 10 एम्बुलेंस भेजी गई हैं। राहत बचाव का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। दमकल विभाग के मुताबिक पीड़ितों में 2 महिलाएं हैं, जबकि बाकी 6 पुरुष हैं। फिलहाल धमाके के पीछे कारणों का पता नहीं चल पाया है। और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान पहली बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा और यूक्रेन रूस के मुद्दे पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने फ्रांस के यूरोपीय राजनीतिक समुदाय बनाने के प्रस्ताव पर भी बातचीत की। ये समुदाय गैर यूरोपीय संघ के सदस्यों को उनकी रुचि के सामान्य क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करेगा।
इस बैठक के बाद इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा कि फ्रांस और ब्रिटेन को यह दिखाने की जरूरत है कि युद्ध के युग में वे एक दूसरे के सहयोगी और मित्र हैं। और अब बात स्टार्टअप चैंपियंस की। इंदौर में शुरू हुआ स्टार्टअप डॉट बॉक्स कॉन्सेप्शन प्राइवेट लिमिटेड जो लुटल कैफे के नाम से नए विचार पर आधारित शौचालय श्रृंखला चलाता है। स्मार्ट वॉशरूम सर्विस विद कैफे के कंसेप्ट पर आधारित लुटल कैफे अपने इस अनोखी पहल के जरिए कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। इंदौर स्थित स्टार्टअप वेंचर डॉट बॉक्स कॉन्सेप्शन प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी नई और अनोखी पहल से ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लूटल, जो कि लू और होटल को मिलाकर बना है, अपने आप में एक अनूठी सोच का परिणाम है। ये पे, यूज और रिडीम मॉडल पर आधारित है। लूटल कैफे न केवल कम कीमत पर सभी सुविधाओं से युक्त शौचालय की सेवाएं देता है, बल्कि पॉकेट फ्रेंडली भोजन भी मुहैया करता है। सेफ्टी पर्पज से भी बहुत अच्छा है और हाइजीन जो प्रायोरिटी रहती है सबकी, वो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है कि ये यूज़ करेंगे तो कंफर्ट है। और जितना रश रहता है, क्राउड रहता है, वो इश्यूज ज़्यादा यहाँ पर नहीं आता है। गर्ल्स के लिए बहुत सेफ है, कैफ़े साथ में है, तो अगर आप हरी में हो बस पकड़ने के लिए, तो वो ऐसे ऐसे प्लेसेस पे है ये कि आपको सब कुछ अवेलेबल है, फूड अवेलेबल है। साल 2017 में लोगों को साफ सुथरे, हाइजीन, वॉशरूम और टॉयलेट उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू हुए लूटल कैफे के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब हम होम टाउन जा रहे थे, मुझे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना था, लेकिन वो न हाइजीन था, न क्लीनिंग था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तब हमें लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए स्पेशली वुमेन्स के लिए। इंडिया में पब्लिक टॉयलेट हैं, बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वो आपको वैसे नहीं मिलेंगे जैसे आपको चाहिए। तो उस वक्त जब हम दोनों जने जॉब कर रहे थे, तब हमें लगा कि नहीं, हमें ये प्रॉब्लम तो है और छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। हम एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, हमने इस पे बहुत वर्कआउट किया। लूटल के वॉशरूम में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग और एंटी बैक्टीरियल टॉयलेट सीट है। कैफे की खास बात यह है कि इसके सामने आने पर आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि इसके पीछे कोई टॉयलेट भी मौजूद है। लूटल अभी तक 4 जगह अपने आउटलेट खोल चुका है और आने वाले समय में अपने विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। स्टार्टअप का कहना है कि वो 2022-23 में देश के कई हिस्सों में अपने 15 आउटलेट खोलेगा। हमारा विज़न ये है कि इंडिया में पब्लिक टॉयलेट या फिर जो पब्लिक टॉयलेट को लेके एक ब्रांड बनाना चाहते हैं हम, जहाँ पे हम क्वालिटी और शोर सर्विस लोगों को दे आने वाले 10-15 सालों के अंदर। जैसे आप हर चीज़ के लिए, सर्विस के लिए एक ब्रांड सर्च करते हैं कि मतलब अगर आपको चाय पीनी है तो, या फिर आपको कैब बुक करनी है, या फिर आपको पिज़्ज़ा खाना है या कॉफ़ी पीनी है, तो आज के माइंड में कोई ना कोई एक वर्ड आपको क्लिक करता है। वैसे ही हमारा विज़न है कि इंडिया में आने वाले टाइम में जब आपको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना हो तो आप लूटल आपके दिमाग में क्लिक करें। अपनी इस अभिनव पहल के लिए लूटल को कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं। लूटल कैफे ने शुरुआत से अब तक न केवल अपने राजस्व में 100% की वृद्धि दर्ज की है, बल्कि अभी तक 8.5 लाख से अधिक लोगों को स्मार्ट वॉशरूम की सेवाएं मुहैया करा चुका है। लूटल स्मार्ट कैफे में ऐसी विशेषताएं हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और क्रांति लाने वाला ये कॉन्सेप्ट अब अपने पंख फैलाने के लिए तैयार है और कोशिश आम जनता को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की है। कैमरामैन राजेश रिखी और सहयोगी श्रीनिवास के साथ इंदौर से मैं अभिषेक महाजन। और बात क्रिकेट की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए। हार्दिक पांड्या ने 30 गेंदों में 71 रन की नाबाद पारी खेली। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19.2 ओवर में 6 विकेट गंवाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। कैमरून ग्रीन ने 30 गेंदों में 61 रन और मैथ्यू वेड ने 21 गेंदों में 45 रन की नाबाद पारी खेली। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अगला मैच 23 सितंबर को नागपुर में खेला जाएगा।
बात सेहत के विटामिन सी शरीर खुद नहीं बना सकता है। विटामिन सी को अपने आहार में सम्मिलित करना जरूरी है। विटामिन सी के क्या कुछ स्वास्थ्य लाभ हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सही पोषण अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे कई तरह के संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर का वो कवच है जो संक्रमण और बीमारियों से बचाव करती है। विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स के दुष्प्रभाव से बचाता है, जो तब बनते हैं जब हमारा शरीर भोजन से ऊर्जा बनाता है, जब हमारे शरीर पे वायु प्रदूषण का, सिगरेट के धुएं का, पराबैंगनी प्रकाश का प्रभाव होता है तो उससे भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे हमारे घाव जल्दी ठीक होते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। ये हमारे खाद्य पदार्थों में जो आयरन है उसको अवशोषित होने में मदद करता है, जिससे कि हमें खून की कमी नहीं होती। इसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरक्षण प्रणाली मजबूत होती है। किसी एक तरह का सप्लीमेंट या भोजन बीमारियों से बचाव में उपयोगी नहीं हो सकता। आवश्यक है कि रोजमर्रा के आहार में पोषक तत्वों को सही मात्रा में अपने भोजन में शामिल किया जाए। आहार में सभी पोषक तत्वों को शामिल करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। फल और सब्जियां विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत हैं। इनमें खट्टे फल जैसे कि संतरा, अंगूर, नींबू, आंवला, इनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अलावा टमाटर, स्ट्रॉबेरी, कीवी, इनमें भी विटामिन सी होता है। छोटे बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं, स्तनपान विटामिन सी की कमी को उनमें रोकता है। विटामिन सी की दिक्कत यह है कि वो नष्ट बड़ी जल्दी होता है। नष्ट होता है भंडारण से। अगर आप विटामिन सी जूस को रखेंगे तो कुछ टाइम में उसका विटामिन सी कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप खाने को ज़्यादा पकाएंगे तो उससे भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और फल और सब्जियां खा रहे हैं तो आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर कुपोषित लोगों में, जिनको कोई दुर्बल पुरानी कोई बीमारी होती है, या जो ये फल और सब्जियां नहीं खाते हैं, उनके अंदर हमारे को विटामिन सी भी सप्लीमेंट करना पड़ता है। सही पोषण अच्छी सेहत का आधार है। आवश्यक है कि सही पोषण के साथ साथ पर्याप्त नींद लें और शारीरिक श्रम भी नियमित रूप से करते रहें, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बने, बीमारियों से बचाव हो और स्वस्थ जीवन जीना संभव हो सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी तकनीक जिसकी मदद से आप घर बैठे दुनिया की शानदार जगहों पर घूमने का आनंद ले सकते हैं। क्या आपको कभी ये लगा कि आप देश दुनिया की शानदार जगहों पर घूमना तो चाहते हैं, पर आपको पर्याप्त समय नहीं मिलता, या आप पैसा, वीजा, स्वास्थ्य और अन्य ऐसी दिक्कतों के चलते अपनी यह तमन्ना पूरी नहीं कर पा रहे? तो अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अब एक शानदार तकनीक आ गई है, जिसकी मदद से अब आप घर बैठे दुनिया भर की मशहूर जगहों का लुत्फ उठा पाएंगे। इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब ब्लाइमी नाम की एक इजरायली कैनेडियन कंपनी लोगों को धर्मों की दुनिया में अहम स्थान रखने वाले यरूशलेम के दर्शन करा रही है। इजराइल का शहर यरूशलेम दुनिया के 3 बड़े धर्मों को मानने वालों, ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों के दिल में बेहद खास जगह रखता है। इस तरीके से दुनिया का भ्रमण करने के लिए आपको एक VR हेडसेट पहनना होगा, या एक बड़े चश्मे जैसा दिखने वाला गैजेट है, जिसे चश्मे की ही तरह आंखों पर पहना जाता है। मुझे याद है कि जब मैं एक बच्चा था तो मैं इस शहर की कई जगहों पर घूमा। अब मैं चाहता हूं कि बाकी लोगों को भी इन जगहों को देखने की वही आज़ादी हो। इस तकनीक का नाम है वर्चुअल रियलिटी, यानी आभासी वास्तविकता। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस तकनीक के जरिए आप घूमने वाली उस जगह पर वास्तव में मौजूद नहीं होंगे, लेकिन आपको ऐसा आभास होगा कि आप वहां उपस्थित हैं। साथ ही इस तकनीक के सहारे कई तरह के गेम्स भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनके जरिए मनोरंजन के साथ साथ इन जगहों के बारे में जानना, सीखना भी मुमकिन हो पाएगा। मैं फ्रांस से हूँ और मैं यरूशलेम घूमने भी आया हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब मुझे लंबे समय तक आने का मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि अब जब भी लोगों का मन हो, वो तब इन जगहों को देखने का आनंद ले सके और इन्हें महसूस कर सके।
करोड़ों लोग यरूशलेम शहर के दर्शन करना चाहते हैं, पर निजी समस्याओं के अलावा राजनीति और देशों के बीच रिश्तों में खटास के चलते बहुत सारे लोगों की यह तमन्ना अधूरी रह जाती है। लेकिन अब वर्चुअल रियलिटी की इस नई तकनीक से लोग बिना ज्यादा समय और पैसा खर्च किए अपनी इस अधूरी तमन्ना को पूरा कर पाएंगे। इस तकनीक को दुनिया भर के कई म्यूजियम भी अपना रहे हैं ताकि लोगों को घर बैठे म्यूजियम्स की सैर कराई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टीज के साथ उनकी मुलाकात हुई है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण शर्मा इस वक्त ताजा अपडेट के साथ मौजूद हैं। अरुण, क्या कुछ बातें हुई इसमें? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आप कह सकते हैं कि पीएम केयर्स फंड को लेकर के बातचीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जो सबसे बड़ा जो आप टेक अवे कह सकते हैं वो ये है कि जो पीएम केयर्स फंड है उसके दायरे को कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। एक तरह से इसमें एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। अब एडवाइजरी बोर्ड के अंदर प्राइमरली राजीव मेहरिषि जो हैं, जो कि आपको याद होगा कि फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। दूसरा बड़ा नाम सुधा मूर्ति का है, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सुधा मूर्ति बहुत कुछ करती आई है। और इन्फोसिस के तहत जो CSR है उसमें चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इन मुद्दों के ऊपर काफी बेहतरी के साथ उन्होंने काम किया है। तो प्राइमरी उनके पास हेल्थ और एजुकेशन का एक बहुत बेहतरी के साथ एक तरह से उनकी एक एक्सपर्टीज है। और साथ साथ आनंद शाह जो कि को फाउंडर है इस समय पर टीच फॉर इंडिया और फॉर्मर CEO रह चुके हैं इंडिया कॉप से और पिरामल फाउंडेशन के भी। पिरामल, हम इस बात को जानते हैं, फार्मेसी के अंदर, मेडिकल क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, और आनंद शाह ने भी बहुत ज्यादा काम किया है। यानी कि जो एडवाइजरी बोर्ड का प्राइमरीली काम इस बात पर फोकस करता हुआ दिखाई देगा कि कैसे पीएम केयर्स के तहत जो फंड आया है उसको बेहतरी के साथ देश के अंदर हेल्थ केयर क्षेत्र के अंदर, या फिर जो भी पीएम केयर्स के इन एडवाइजरी बोर्ड को लगता है कि कैसे पीएम केयर्स का जो फंड है उसको यूटिलाइज बेहतरी के साथ किया जा सके, उस बात पर फोकस किया जाएगा। साथ ही एक और बड़ी बात निकल करके आती है कि ट्रस्टीज का भी इसमें गठन किया गया है, इसको इलैबोरेट किया गया, थोड़ा एक्सपेंशन किया गया है। इसमें रतन टाटा को भी इसमें जगह मिली गई है, जो कि हम जानते हैं कि चेयरमैन एमिरेटस है टाटा सन्स ग्रुप के। रतन टाटा अपने आप में नाम ही हम जानते हैं कि काफी बड़ा नाम है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, देश में सामाजिक कार्यों की बात आती है, तो अब टाटा का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है। लेकिन उसके तहत अब देखिए कि रतन टाटा ने बहुत ही एग्रेसिवली इन सोशल जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम किया है, और कई सारे सामाजिक मुद्दों पर अभी भी वो कहीं ना कहीं फंडिंग करते रहते हैं। तो उसके साथ में जो करिया मुंडा है, जो कि फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर है, वो, और जस्टिस केटी थॉमस जो कि फॉर्मर जज रह चुके सुप्रीम कोर्ट के हैं। यानी कि एक तरह से लीगल ऑडिट और जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हेल्थ एंड एजुकेशन के बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको एक तरह से ट्रस्ट के अंदर जगह दी गई है, और एक तरह से एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है। जब इस पीएम केयर्स फंड की जब बैठक हुई थी तो फोकस इस बात पर रखा गया था ये कैसे पीएम केयर्स फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक टाइम। जो बच्चे हैं उनको किस तरह से एक संबल प्रदान किया है, और कैसे कोविड के अंदर जो वेरियस हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स लेने से, जो दवाइयां लेनी थी, मुफ्त में जो दवाइयां उपलब्ध करानी थी, जो वेंटिलेटर्स खरीदे गए थे, तो उसमें तो पीएम केयर्स फंड का उपयोग किया गया था। तो बहुत ही प्रोमिनेंट रोल इस पीएम केयर्स फंड ने लिया था, और हम इस बात को जानते हैं कि कैसे देश ने बढ़ चढ़ करके पीएम केयर्स फंड में एक तरह से डोनेट किया था, पैसा दिया था, जिसकी वजह से आज हम जानते हैं कि भारत एक तरह से कोविड की महामारी को एक तरह से पछाड़ करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब एक तरह से एडवाइजरी बोर्ड का भी गठन किया गया है, जिसका काम होगा कि पीएम केयर्स के फंड को किस तरह से और बेहतरी के साथ इसका उपयोग किया जा सके, इस बात पर फोकस रहता हुआ दिखाई देगा। तो अरुण, आपने कहा कि जो ट्रस्टीज के साथ जो बातचीत हुई है, अध्यक्षता की है पीएम ने, वो ट्रस्टी जो पैसे आ रहे हैं इस फंड में, पीएम केयर्स फंड में, उस पैसे का कहाँ यूज़ किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, अब ये जो ट्रस्टी बोर्ड है वो इसका फैसला करेगा। एक बार हमारे दर्शकों की समझ के लिए, उनकी जानकारी के लिए अरुण, पीएम केयर्स फंड के बारे में बता दें आप। देखिए, पीएम केयर्स फंड का हम जानते हैं इस बात का कि अनाउंसमेंट किया गया था, इसका गठन किया गया था कोविड महामारी के दौरान। इस बात को हम जानते हैं कि 2020 और 21 के अंदर दुनिया भर के अंदर कोविड महामारी आई थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया था कि लोग पीएम केयर्स फंड में एक तरह से डोनेट करें, जिससे कि हम एक देश के तौर पर कोविड महामारी से निपट सके, उसको हम लगाम लगा सकें, और हम एक देश के तौर पर उभर करके उससे बाहर आ सके। तो इस बात को हम जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड के अंदर चाहे कॉर्पोरेट क्षेत्र के लोग हों, चाहे जो आम लोग हों, छोटे से छोटा व्यक्ति हो, अपनी क्षमता अनुसार सबने बहुत मैसिवली उसका डोनेट किया था। इसका फायदा ये हुआ कि भारत कई सारे हेल्थ केयर इक्विपमेंट खरीद पाया था पीएम केयर्स फंड के तहत, वेंटिलेटर्स खरीद पाया था,
तो भारत ने कहीं ना कहीं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई सारे जो दवाइयां थी, जो जरूरी दवाइयां होती है उसको कहीं ना कहीं खरीद पाया था और लोगों को टियर 2 टाउन, टियर 3 टाउन, गांव में, छोटे दूर दराज के इलाकों के अंदर भी लोगों को मुफ्त में कई सुविधाएं मिल पाई थी। इनफैक्ट आज हम वैक्सीनेशन भी जो देखते हैं, जो वैक्सीन का बनना, वैक्सीन को मुफ्त में लोगों तक पहुंचना, ये भी कहीं ना कहीं पीएम केयर्स फंड की वजह से मुमकिन हो पाया था। जिस समय पर वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो रही थी दुनिया भर के अंदर, तो ऐसे में भारत एक तरह से आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था और ये पीएम केयर्स फंड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि भारत कैसे वेंटिलेटर्स को खरीद सके, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, ऑक्सीजन प्लांट्स को लगा सके और कहीं ना कहीं एक तरह से मुफ्त में जो गरीब जनता जनार्दन है उन तक फायदा पहुंच सके, इस बात का फोकस पीएम केयर्स फंड ने किया था। अब चूंकि हम इस बात को जानते हैं ग्लोबली कोविड के केसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो रहे हैं, बहुत कम होते जा रहे हैं। भारत में भी अब कोविड के जो केसेस है बहुत ही कम आ रहे हैं, एक्टिव केसेस बहुत ही नेग्लिजिबल रह गए हैं। तो ऐसे में अब जो पीएम केयर्स फंड के तहत जो पैसा है उसका आप कैसे बेहतरी के साथ उपयोग किया सके, तो अगर आप पैटर्न को समझेंगे, अगर पैटर्न को देखेंगे कि जो एडवाइजरी बोर्ड का गठन करने का मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस बात पर कि जो तमाम स्टेक होल्डर है देश के, जो एक तरह से एक्सपर्टीज रखते हैं हेल्थ एजुकेशन क्षेत्र के अंदर, फार्मेसी क्षेत्र के अंदर, ऑडिट के अंदर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं, जो इस फंड को बहुत बेहतरी से मैनेज कर सकते हैं, तो उनको एक तरह से इसमें शुमार किया गया है और फोकस इस बात पर कि कैसे आप इस तरह से, अब क्योंकि पीएम ने जो एडवाइजरी बोर्ड का कैसे गठन किया गया है पीएम केयर्स फंड के तहत, इस वापस एक बार अपने दर्शकों के लिए दोहरा दें कि इसमें राजीव महर्षि को जगह मिली है जो कि फॉर्मर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। तो कैसे ऑडिट का साफ तौर पर बहुत मैसिव एक्सपीरियंस है इनके पास में, तो उनको इसमें जगह दी गई है। साथ ही साथ सुधा मूर्ति जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की, उनको इसमें जगह दी गई है और सुधा मूर्ति इस समय पर भी हेल्थ और एजुकेशन के लिए बहुत ही मैसिवली काम कर रही है, गांव में जाकर के, दूर दराज के इलाकों में जाकर के काम कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है उनको इसमें जगह दी गई है, तरजीह दी गई है। और साथ ही आनंद शाह जो कि पिरामल फाउंडेशन से नाता रखते हैं, फार्मेसी का एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, हेल्थ केयर क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम माना जाता है पिरामल फाउंडेशन, तो उस क्षेत्र के अंदर इनको भी, आनंद शाह को भी इसमें जगह दी गई है। अभी एडवाइजरी बोर्ड एक तरह से एडवाइस करेगा पीएम केयर्स फंड को कि कैसे इन फंड का बेहतरी से उपयोग किया सके, कहाँ जरूरत है अभी इस जगह निवेश करने की, या फिर कहाँ किस जगह पर जरूरत है इस पैसे को लगाया जा सके जिससे कि जो जनता जनार्दन है उसका फायदा हो सके, बेहतर हेल्थ और एजुकेशन की सुविधाएं मिल सके। इस बात को जानते हैं हम कि इस समय पर जो पीएम केयर्स फंड की हम बात करें तो 4000 से ज्यादा बच्चों को संबल प्रदान किया है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन जो स्कीम चलाई गई थी। और कोविड महामारी के दौरान हम जानते हैं कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, तो उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इनिशिएटिव शुरू किया था कि बच्चों के लिए कई सारे इनिशिएटिव शुरू किए थे जिन्होंने अपने दोनों माता पिता को कोविड के दौरान खो दिया था, तो वो भी कहीं ना कहीं जो पीएम केयर्स फंड था उसकी वजह से मुमकिन हो पाया था। तो जाहिर सी बात है कि अब जो प्रधानमंत्री का फोकस है कि पीएम केयर्स फंड का कैसे बेहतरी के साथ और उपयोग हो सके, कोविड महामारी को कहीं ना कहीं पूरी दुनिया पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन अब कैसे आगे इस तरह की महामारी ना हो, या फिर कैसे अगर आती है तो उसको कैसे लगाम लगाया जा सके, हम अपने हेल्थ केयर इंफ्रा को कैसे बेहतर और दुरुस्त कर सके, इस बात पर फोकस। और इस एडवाइजरी बोर्ड का और पीएम ट्रस्ट, जो पीएम केयर्स फंड का जो ट्रस्ट का जो गठन है, ये इस बात पर फोकस करेगा। क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत ही एक तरह रेनबो पैटर्न आप देख सकते हैं कि हर क्षेत्र के लोगों को इस पर तरजीह दी गई, जो फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं उनको, ऑडिट के अंदर जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको, इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनके पास है उनको, और रतन टाटा जैसे लोगों को भी जगह दी गई जिनके पास इस तरह से सामाजिक सेवा करने का एक कॉर्पोरेट दिग्गज होने के साथ साथ वो फिलैंथ्रोपिस्ट भी कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो रतन टाटा जैसे जो व्यक्ति हैं उनको भी इसमें जगह दी गई, जो कि जिनकी एडवाइजरी काफी ज्यादा काम आएगी पीएम केयर्स के फंड को प्राइमरीली कहीं ना कहीं बेहतर मैनेज करने की दिशा के अंदर, जिससे कि जो जनता जनार्दन है, लोग हैं, 130 करोड़ के जो देशवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं इसका बेहतरी के साथ फायदा मिल सके। इसमें अरुण, चूंकि आप फाइनेंशियल सेक्टर्स को बहुत करीबी से कवर करते रहे हैं, मेरा सवाल ये होगा कि इस फंड के जरिए, चूंकि अब ट्रस्टीज के साथ उनकी मीटिंग हुई, अध्यक्षता की है पीएम ने, अगर कोई राज्य सरकार चाहे कि मुझे किसी डिस्ट्रेस में, किसी आपातकालीन स्थिति में मुझे कुछ पैसे चाहिए अपने राज्य के वहाँ पे शिक्षा के लिए या बाकी किसी और चीज़ों के लिए, तो क्या ये संभव है कि इस ट्रस्टीज के द्वारा, इस केयर फंड के द्वारा उन राज्यों को भी मदद की जा सकती है? देखिए, इस समय पर जो हम इस पीएम केयर्स फंड की बात करते हैं, ये पीएम केयर्स फंड ओवरऑल एक होलिस्टिक व्यू के साथ में काम करता है, यानी पूरे देश के लिए काम करता है। जो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, पूरे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के मॉडल पर काम करता है।
मान लीजिए अगर किसी राज्य के अंदर आज कोई विपत्ति आती है, कोई विपदा आ जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पीएम केयर्स फंड के जो एडवाइजरी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो एडवाइजरी कमेटी के जो लोग हैं, ये अपने आप ही इससे एडवाइज करेंगे कि कैसे इस फंड को वहां पर उपयोग किया जा सके। इसमें जाहिर सी बात है, मान लीजिए कि कहीं कोविड की वजह से कोई भी तरह से हेल्थ केयर आपदा आ जाती है, हेल्थ से जुड़ी हुई, तो हम इस बात को जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड का गठन अपने आप में कोविड महामारी के दौरान किया गया था। तो इस बात को दर्शाता है कि कैसे चाहे लोगों को फ्री वैक्सीनेशन की बात हो या देश के अंदर वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स जैसे जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खड़ा करने की बात हो, तो पीएम केयर्स फंड ने इसका बहुत एक तरह से मैसिवली सपोर्ट किया था, खास करके छोटे शहरों के अंदर, छोटे कस्बों के अंदर जहां पर हेल्थ केयर सुविधाएं उस समय बेहतर नहीं थी। तो पीएम केयर्स फंड की वजह से, क्योंकि पूरे देश में ही नहीं, आप ये मानिए कि जो भारतीय दूसरे देशों में भी रहते हैं, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ करके पीएम केयर्स फंड के अंदर प्राइमरीली एक तरह से पैसा डोनेट किया था। तो इस बात को दर्शाता है कि भारत कैसे एक है, अनेकता में भी एकता है। चाहे हर तरह के लोगों ने इस पीएम केयर्स फंड के अंदर डोनेट किया था। पुलिस, आप देखिए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हो, जो इंस्टीट्यूशंस हो, कॉलेज के जो स्टूडेंट्स थे, गरीब वर्ग के लोग भी, तो वो भी अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने पैसा डोनेट किया था। और यही वजह है कि भारत कोविड महामारी के दौरान बेहतरी के साथ में अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर पाया, लोगों को फ्री में वैक्सीन दे पाया। आज लोग बूस्टर डोज की जब बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फ्री में उपलब्ध हो पा रही है। तो वो केवल और केवल इस वजह से क्योंकि देश के अंदर जो पीएम केयर्स फंड है वो मौजूद रहा था। उसी की वजह से जब लोगों ने डोनेशन किया तो पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल इसी कार्य के लिए किया गया था कि कैसे हेल्थ केयर इंफ्रा को दुरुस्त किया जा सके और साथ ही साथ कोविड जैसी वैक्सीन से उसको जैसे मुफ्त में मुहैया कराया जा सके। अब प्राइमरी कोविड जैसी महामारी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल इसलिए कि कैसे हेल्थ केयर सुविधाओं को और बेहतर किया जा सके। जो फंड हमारे पास उपलब्ध है, अगर मान लीजिए कहीं पे कोई आपदा आती है, तो पीएम केयर्स के जो एडवाइजरी जो बोर्ड है, एडवाइजरी कमेटी है या फिर जो ट्रस्टीज है, वो जाहिर सी बात है इस चीज के लिए एडवाइस करेंगे कि ये पैसा हम वहां पे दे सकते हैं। जाहिर सी बात है ये पैसा उन तक पहुंच जाएगा। तो ये देश का पैसा है, देश के लिए पैसा है और देशवासियों का पैसा है, जो कि देश के काम के लिए जब अगर कोई विपदा आती है तो कैसे उससे पार पाया जा सके, निजात दिलाया जा सके, इस बात पर फोकस है पीएम केयर्स फंड का। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिखाता है कि पीएम केयर्स फंड की जो टीम, जो ट्रस्टीज हैं या एडवाइजरी बोर्ड का गठन करना, ताकि ये जो एक्सपर्ट्स हैं अपने आप के अंदर, जो ग्रुप के अंदर, तो आप नाम देखिए, रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व को शामिल करना, सुधा मूर्ति जैसे व्यक्ति को शामिल करना, राजीव महर्षि व्यक्तित्व जैसे पर्सनैलिटी को शामिल करना अपने आप में दर्शाता है कि पीएम केयर्स का बेहतरी से उपयोग हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ उपयोग हो, जहां जरूरत है वहां पर इसका उपयोग हो, एक एक पैसा सही जगह पर जा सके। ये एक्सपर्ट्स अपने आप के बहुत ही एक वाइड एक्सपीरियंस रखते हैं अपने साथ में, और इसलिए जो कमेटी का गठन किया गया, यानी कि जो बोर्ड का गठन किया गया, एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है, यही एक तरह से जो एडवाइजरी बोर्ड है पीएम केयर्स फंड को कैसे बेहतरी से उपयोग करना है इसका एडवाइस करेगा, और ट्रस्टीज का जिसमें जो गठन किया गया, तो बेहतर एक तरह से कैसे उपयोग किया जा सके इस फंड का। पीएम केयर्स फंड का प्राइमरीली इस बात पर फोकस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक बहुत ही बेहतर विजन आप कह सकते हैं कि हर क्षेत्र के लोग को इसमें कहीं ना कहीं शामिल करना है, ताकि बेहतरी के साथ में पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल हो सके, देश का पैसा देश के काम आ सके, देशवासियों के काम आ सके, मकसद बिल्कुल साफ। बिल्कुल, हम लगातार अरुण बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स में देशवासियों द्वारा जो योगदान दिया गया है उनकी उन्होंने प्रशंसा की है, और पीएम केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने पर ट्रस्टियों का भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है। और जैसा कि हमने कहा कि बैठक में पीएम केयर्स फंड के नए जो नामित ट्रस्टी हैं वो शामिल हुए हैं, और प्रधानमंत्री ने इस बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की बैठक की अध्यक्षता की। बहुत से लोग अरुण ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो पीएम आपदा राहत कोष है, क्या अभी भी लोग उसमें अपना दान कर सकते हैं या फिर पीएम केयर्स में? दोनों में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा, कहाँ दान करें? देखिए, पीएम केयर्स फंड में जो मैसिवली उस समय पर फंड आया था, आप देखेंगे कि उस समय एक वेबसाइट भी शुरू की गई थी जो कि पीएम केयर्स फंड को लेकर के थी, और उसमें अभी भी काफी पैसा आ रहा है। लोग इनफैक्ट डोनेट करते हैं। जब तक कोविड की महामारी रही थी, हम इस बात को जानते हैं, लोगों ने मैसिवली इसके अंदर डोनेट किया हुआ है। वो फंड इतना ज्यादा था क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब भारतीयों ने पैसा डोनेट किया
तो केवल भारत के लोगों ने ही नहीं, लेकिन जो भारतीय दूसरे देशों में रह रहे हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर आकर के डोनेट किया। आप इसको इस तरह से भी समझिए कि भारत ने केवल अपने लोगों का तो फायदा किया है, यानी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो हम बात करते हैं उस पर तो फोकस रखा है। कि वैक्सीन मैत्री जैसे इनिशिएटिव के साथ में दूसरे देशों के लोगों को भी सहायता पहुंचाई है। हेल्थ केयर इक्विपमेंट, हेल्थ केयर एड दूसरे देशों के लोगों को भी मुहैया कराई है। तो भारत कहीं ना कहीं ग्लोबली आप कह सकते हैं एक लीडरशिप रोल लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कि चाहे वैक्सीन हो या फिर जो हम कहते हैं कि दूसरे देशों के लोगों को हेल्थ केयर इक्विपमेंट, हेल्थ केयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेहतर से दुरुस्त करने की दिशा के अंदर हो। और साथ ही साथ अगर आपको एक बात और याद हो कि भारत ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया था कोविड महामारी के दौरान। कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने बताया था कि फिस्कल डेफिसिट पर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, ये ठीक नहीं है, लेकिन बावजूद उसके बहुत लंबे समय तक जब तक कोविड महामारी रही, जब तक फ्री राशन, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो गेहूं और जो अनाज जो फ्री राशन होता है वो लगभग आप कह सकते हैं 1.5 साल से ज्यादा उसको इस इनिशिएटिव को चलाया गया, जिसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कई लोगों ने जो डोनेट किया था इस पैसे को, तो इसका एक तरह से इंक्लूसिव यूसेज कैसे हो सके पीएम केयर्स फंड का, इस बात पर फोकस है। जाहिर सी बात है कि बड़ी खबर आज की कह सकते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका फोकस होगा कि पीएम केयर्स के फंड को कैसे बेहतरी के साथ मैनेज किया जा सके। तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को कह सकते हैं कि इसमें जगह दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। पेड़ लगा